गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कक्षा 10 विज्ञान अध्याय नंबर 12वां चल रहा था हमारा, जिसके पार्ट 3 हो चुके थे। पार्ट का नाम विद्युत है। पार्ट 3 कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट 3 तक हमने देखो प्रतिरोधकता की बात कर ली थी और प्रतिरोध पर जो कारक थे उन पर जो किन किन कारकों पर निर्भर करता है उन कारकों की बात कर लिए थे। उनसे संबंधित न्यूमेरिकल जो उदाहरण थे वो न्यूमेरिकल कर लिए थे। आज हम बात करेंगे पार्ट 4 में प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो किस प्रकार से किया जाता है, कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो उनकी चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले आज की जो हेडिंग है वो है हमारी प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। देखो विद्यार्थियों, प्रतिरोधों का संयोजन किसे कहते हैं? दो चालक तारों को आपस में जोड़कर उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, तो उसको बोला जाता है प्रतिरोधों का संयोजन। दो या दो से अधिक चालक तारों को क्या किया मैंने? दो या दो से अधिक चालक तारों को आपस में जोड़कर उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना क्या कहलाता है? प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। दो प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। एक तो श्रेणी क्रम संयोजन होता है और एक होता है पार्श्व, जिसको बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो पहले तो आप प्रतिरोधों का संयोजन में लिखेंगे, इसमें लिखो कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधक तारों का जोड़कर दो या दो से अधिक प्रतिरोधक तारों को जोड़कर उनका तुल्य का मतलब कुल है ना, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। इसे प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। दो या दो से अधिक प्रतिरोधक तारों को जोड़कर उनका तुल्य यानी कुल प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। इसे प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। दो प्रकार का होता है प्रतिरोधों का जो संयोजन है। प्रतिरोधों का प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है या दो प्रकार से किया जाता है। प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक तो किया जाता है पहला, इसको बोला जाता है श्रेणी क्रम संयोजन। और जो दूसरा आपका उसको बोला जाता है पार्श्व या आप बोल सकते हो समांतर। क्या बोल सकते हो इसको? समांतर क्रम संयोजन। इनकी चर्चाएं करेंगे। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो दो प्रकार का होता है। दो या दो से अधिक प्रतिरोधी तारों को जोड़कर उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। इसे प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। और प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक तो श्रेणी क्रम संयोजन से, एक पार्श्व क्रम संयोजन यानी समांतर क्रम संयोजन से किया जाता है। तो इन दोनों की चर्चाएं करेंगे इस पार्ट में, श्रेणी क्रम संयोजन की और पार्श्व, और इनका तुल्य प्रतिरोध किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है वो पूरा डिटेल देखेंगे। परिपथ चित्र देखेंगे, सभी चीज़ें हम देखेंगे इसमें ना। तो पहला हेडिंग लगाएं आप, सबसे पहले 1 नंबर पर लगाएंगे। 1 नंबर पर लगाओ आप श्रेणी क्रम संयोजन।
श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, देखो श्रेणी क्रम संयोजन की बात करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, किसकी बात करेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन की बात करेंगे। तो श्रेणी क्रम संयोजन की देखो बात करेंगे। पहले तो इसकी परिभाषा आनी चाहिए आपको श्रेणी क्रम संयोजन की, फिर हम इसका क्या बनाएंगे, श्रेणी क्रम संयोजन का क्या बनाएंगे भाई, परिपथ चित्र बनाएंगे। और परिपथ चित्र से आपको क्या करना है, आपका इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है विद्यार्थियों? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है ना इसका। तो आप इसको समझेंगे ना। 3 चालक तार ले लेते हैं हम, इसका क्या लेते हैं, 3 चालक तार ले लेते हैं और तीनों चालक तारों से हम इसको समझते चलते हैं ना। ठीक है विद्यार्थियों, समझा देता हूँ मैं आपको इसको। तो पहले तो इसकी परिभाषा आपको लिखनी नहीं है, आपको पहले चित्र में पहले चित्र बनाऊंगा। चित्र आपको पहले नहीं बनाना, आपको चित्र पहले नहीं बनाना आपको, है ना। इसका चित्र पहले नहीं बनाना आपको, मैं चित्र से परिभाषा समझाऊंगा। तो पहले चित्र को समझेंगे। पहले आप क्या करेंगे विद्यार्थियों, चित्र को समझेंगे। देखो चित्र बना रहा हूँ मैं इसका ना। 3 चालक तार लिया आपने, क्या लिए, 3 चालक तार लिए। देखो चित्र आपको बनाना नहीं है, मैं बताऊँगा जब बनाना आपको चित्र, है ना। तो आपने 3 चालक तार लिए, जैसे चित्र बना रहा हूँ मैं, पहले आप इसका ये पहला तार है। ठीक है, इस पहले तार को, इसका जो दूसरा सिरा है, इसके दूसरे सिरे को आपने दूसरे तार से जोड़ दिया है। अब ये दूसरा तार था, दूसरे तार का जो दूसरा सिरा है इसको आपने तीसरे तार के पहले सिरे से जोड़ दिया है। ऐसे जोड़ना है। ठीक है, और इन दोनों सिरों को आपको, लास्ट वाले जो दोनों सिरे हैं आपको, इनको आपको क्या करना है, आगे एक बैटरी से जोड़ देना है आपको। किससे जोड़ना है विद्यार्थियों? बैटरी से जोड़ना है आगे नीचे। यहाँ पे एक बैटरी लेनी है आपको। यहाँ पे आपको प्लस माइनस, ये आपकी बैटरी है, क्या है, बैटरी है। और एक बीच में कुंजी भी ले लेनी है। अभी बनाना नहीं है, लेकिन आपको समझना है एक बार। यहाँ पे एक कुंजी ले लिया आपने। ठीक है, और अब धारा जा रही है, जैसे आपको धारा प्रवाहित करनी है इसमें। ये बैटरी से आपकी धारा जा रही है ऊपर। ठीक है, ऐसे धारा जाती है, ऐसे निकलती है, ऐसे नीचे उतरती है धारा। ठीक है, और ऐसे आपकी चली जाती है इधर। ठीक है, तो ये धारा प्रवाहित होगी पूरी परिपथ में। ये पहला तार है, क्या है विद्यार्थियों, पहला तार। तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1, दूसरे तार का R2 और तीसरे तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R3। ये देखो इसका पहला सिरा है, यहाँ पे ध्यान देंगे विद्यार्थियों। इसका ये पहला सिरा है, तो इसको A नाम दे दिया, इसका B, और ये C हो गया, और ये क्या हो गया आपका D हो गया। ठीक है, ऐसे कोई बिंदु नाम दे दिया आपने। अब देखो ये चालक तार है, इस चालक तार का जो पहला सिरा है, चालक तार, पहला चालक तार है, या आपने जोड़ दिया। अब इन तीनों तारों को एक बैटरी से जोड़ देना आपको। तीनों चालक तारों को आपको क्या करना है, एक बैटरी से जोड़ देना है। ध्यान देंगे विद्यार्थियों। ये ए सिरा बता देना भाई, ए सिरा है यहाँ पे ना। ये जैसे कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। इनको एक बैटरी, आपको क्या करना है, कि वोल्ट था, वी वोल्ट है विभवांतर, यानी इसका विभवांतर ज्ञात करने के लिए एम वोल्ट मीटर लगा देंगे यहाँ पे। जो इन तीनों तारों का एक ही होगा विभवांतर, यहाँ पे विभवांतर वोल्ट मीटर लग जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, अब ध्यान देंगे विद्यार्थियों, ये परिपथ चित्र बन गया है। अब इसका परिभाषा कैसे बनेगी, देखो पहला तार है आपका, पहले तार का जो दूसरा सिरा है वो दूसरे तार के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, और दूसरे तार का जो दूसरा सिरा है वो तीसरे तार के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखेंगे विद्यार्थियों, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पहला तार है आपका, कौन सा तार है, ये ऊपर वाला पहला तार। इसका जो दूसरा सिरा ये रहा, ये दूसरा तार दूसरे तार के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। और देखो इस दूसरे तार का जो दूसरा सिरा ये है वो तीसरे तार के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा संयोजन जिसमें पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से और दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे तार के
पहले सिरे से जुड़ा रहता है तो वह संयोजन क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। कौन सा संयोजन कहलाएगा विद्यार्थियों? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। तो पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे पहले, फिर बाद में चित्र बनाएंगे। पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? परिभाषा। तो लिखो ऐसा संयोजन, लिखो ऐसा संयोजन, ऐसा संयोजन जिसमें, ऐसा संयोजन जिसमें पहले तार का, पहले तार का दूसरा सिरा, पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से तथा दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे तार के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। ऐसा संयोजन जिसमें पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से तथा दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे तार के पहले सिरे से जुड़ा रहता है, उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। उसे कौन सा संयोजन कहेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। अब ये परिभाषा लिख ली तो अब चित्र बना ले। इसके नीचे क्या बनानी है? परिपथ चित्र बनाएंगे। श्रेणी क्रम संयोजन का परिपथ चित्र है ये। तो श्रेणी क्रम संयोजन का परिपथ चित्र आप बना लेंगे। क्या बना लेंगे भाई विद्यार्थियों? श्रेणी क्रम संयोजन का परिपथ चित्र आपको बना लेना है। बना लिया? श्रेणी क्रम संयोजन का परिपथ चित्र बना लिया आपने? आप देखो, ध्यान देंगे। परिपथ चित्र बना लिया। परिपथ चित्र के नीचे आप लिखेंगे, चित्र के नीचे लिखेंगे, क्या लिखना है? श्रेणी क्रम संयोजन चल रहा है। पहले तो आपको इसकी परिभाषा लिखनी है, फिर इसका चित्र बनाना है ना। तो परिपथ चित्र आपके सामने है, परिभाषा आपके सामने है। पहले परिभाषा नोट कीजिए, फिर परिपथ चित्र बनाइए। अब परिपथ चित्र के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परिपथ चित्र के बारे में लिखेंगे। तो लिखेंगे, देखो परिपथ चित्र के बारे में ना, इसकी बनावट लिखेंगे ना। क्या लिखेंगे? इसकी बनावट। भाई परिपथ चित्र है, इसकी बनावट किस प्रकार से होती है? तो इसकी बनावट किस प्रकार से होती है? देखो, बनावट किस प्रकार से होती है? तो ध्यान देंगे, 3 चालक तारों का हमने क्या लेना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में 3 चालक तार लिए जिनका प्रतिरोध क्या है? क्रमशः R1, R2, R3। जिनका प्रतिरोध क्या है? R1, R2, R3 है ना। सॉरी, यहाँ पे देखेंगे आप चित्र, ये देखो एक V वोल्ट तक की बैटरी से जोड़ा है इसको। क्या जोड़ा है विद्यार्थियों? V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा तो है इसको, लेकिन इनका विभांतर क्या होगा? अलग अलग होगा। क्या होगा विद्यार्थियों? विभांतर क्या होगा इनका? अलग अलग होगा। तो इसका विभांतर तो देखो जैसे कितना हो जाएगा? V1 होगा, इसका कितना होगा? V2 होगा, इसका कितना होगा? V3 होगा। तो ये विभांतर लिखेंगे इनका। इसका विभांतर V1 होगा, इसका V2, इसका V3। ये विभांतर भी लिख देंगे अलग अलग। इसका क्या हो जाएगा? विभांतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये विभांतर लिखेंगे। अब बनावट लिखेंगे। आप बनावट में लिखेंगे, चित्र की जो बनावट है उसको लिखेंगे कि आपने 3 चालक तार, चित्र के अनुसार आपने एक विद्युत परिपथ दिखाया गया जिसमें R1, R2 और 3 प्रतिरोध सिरे हैं, मिला दिया है और प्रतिरोध को संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है ना। तो लिखेंगे चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार चित्र के अनुसार चित्र के अनुसार विद्युत परिपथ में 3 चालक तार, 3 चालक तार
तीन चालक तार कौन से हैं? ए बी, बी सी व सी डी हैं। देखो आप देख लो चित्र में, देखो चित्र में आपको ए बी ये एक चालक तार हो गया, फिर बी सी, फिर सी डी, ये तीनों चालक तार हो गए हैं। इनको ये डी है आपका ना, तीन चालक तार दे रखे हैं ना। तो चित्र के अनुसार विद्युत परिपथ में तीन चालक तार ए बी, बी सी, सी डी हैं, जिनका प्रतिरोध R1, R2 व R3 है। क्या है? R3 है तथा इनके संगत इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 हैं। और चालक तार में और विद्युत परिपथ में एक समान धारा क्या होती है? एक समान होती है। एक समान धारा I प्रवाहित होती है। तो ये चित्र के अनुसार बता देंगे आप कि चित्र के अनुसार विद्युत परिपथ में तीन चालक तार ए बी, बी सी और सी डी हैं, जिनका प्रतिरोध R1, R2 व R3 हैं और जिनके संगत सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्रमशः कितना है? आपका V1, V2, V3 है और विद्युत परिपथ में एक समान धारा I प्रवाहित होती है। तो आप चित्र के अंदर आप आराम से देख सकते हो, तीन चालक तार आपको ए बी, बी सी और सी डी दिखाई दे रहे हैं। इनका प्रतिरोध देखो ऊपर लिख रखा है R1, R2, R3 अलग अलग, और विभवांतर भी इनके संगत V1, V2 और V3 हो जाएगा। और धारा क्या रहती है? एक समान रहती है। धारा क्या रहती है विद्यार्थियों? एक समान रहती है इसमें ना। तो धारा आपकी क्या रहेगी? एक समान रहेगी इसमें। ठीक है, तो ये चित्र आपका हो गया, ये चित्र इसकी बनावट होगी। अब देखो ओम के नियम से इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? तुल्य प्रतिरोध। तो कैसे करेंगे? ओम के नियम से। देखो आप लिखेंगे ओम के नियम से इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो नीचे लिखेंगे ओम के नियम से। देखो क्या लिखना है? देखो पहले बात करेंगे हम पहले तार की बात करेंगे कि पहला तार है, जैसे प्रतिरोध R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ना। तो पहले तार है ना, प्रतिरोध ऐसे लिख लो है, प्रतिरोध R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ध्यान देंगे। प्रतिरोध R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना है? देखो चित्र में दिखाई दो, प्रतिरोध R1 के सिरों पर जो विभवांतर है वो कितना है? V1 है। कितना है? V1 है। तो आप लिख देंगे उत्पन्न विभवांतर V1 है। कितना है विद्यार्थियों? V1 है। अब ओम के नियम से आपने पढ़ा है V बराबर क्या होता है? IR होता है। क्या होता है? IR। I तो इसमें समान है, देखो I समान, लेकिन R कौन सा लगेगा? R1 वाला लगेगा। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? IR1। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ये सही बात है। तो इसी प्रकार लिखेंगे प्रतिरोध R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। प्रतिरोध R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। तो देखो उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा? इसके सिरों पर V2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? IR2 हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 2 हो जाएगा ये। इसी प्रकार हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रतिरोध, तीन तार लिए ना, तीनों तारों को एक साथ जोड़ेंगे तो प्रतिरोध R3 के सिरों पर
प्रतिरोध R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना होगा विद्यार्थियों? V3 होगा। तो V3 बराबर क्या हो जाएगा? IR3 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ जाना चाहिए आपको कि प्रतिरोध R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना है। ओम के नियम से हमने देखा। ध्यान देंगे विद्यार्थियों, ये रहा चित्र में देखो, इसका V1 हो जाएगा, R2 का V2 हो जाएगा, R3 का कितना हो जाएगा? V3 हो जाएगा। तो समझ में आ गया क्या? तो प्रतिरोध R1 के सिरों पर विभवांतर V1, प्रतिरोध R2 के सिरों पर विभवांतर V2, प्रतिरोध R3 के समांतर V3 हो जाएगा। हमने बनावट में भी लिखा है, देखो V1 V2 V3 क्रमश हो जाएंगे। तो अब याद रखेंगे आगे क्या लिखेंगे, ये तो R1 के सिरों पर, R2 के सिरों पर और R3 के सिरों पर क्या हो गया? विभवांतर उत्पन्न हो गया। अब यदि जो हमारी बैटरी है, क्या है? बैटरी है, यदि बैटरी का कुल विभवांतर कितना हो? V हो। अगर बैटरी के सिरों पर कुल विभवांतर कितना हो? V हो, तो हम क्या लिख सकते हैं? V बराबर V1 V2 V3 लिख सकते हैं ना। अब लिखेंगे अतः, नीचे लिखेंगे अतः यदि बैटरी या विद्युत परिपथ का है, यदि बैटरी का कुल विभवांतर V है, क्या है? V है, तो देखो अगर बैटरी का कुल विभवांतर कितना है? V है, तो हम लिख सकते हैं V बराबर कुल विभवांतर V1 प्लस V2 प्लस V3। V का मान कैसे आएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 आएगा। तो इसको क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब समीकरण 4 में 1 2 3 के मान रख दें, V1 का, V2 V3 का मान रख सकते हैं। तो समीकरण 4 में आपको V1 V2 V3 के क्या रख सकते हैं? मान रख सकते हैं। देखो चित्र में हमने लिया है, जो कुल विभवांतर है वो कितना माना है हमने? तीनों को जोड़कर कितना माना है? V माना है। तो टोटल कितना हो गया? V1 V2 V3 हो गया। अब इसमें V1 V2 V3 का मान रखेंगे तो आप क्या लिख सकते हो? आगे लिख सकते हो कि समीकरण 4 में V1 V2 व V3 का मान समीकरण 1 2 व 3 से रखने पर रख लें। तो समीकरण 4 में V1 V2 V3 का मान रखेंगे, समीकरण 1 2 3 से रखेंगे। तो देखो ध्यान देंगे, तो V बराबर क्या हो जाएगा? V1 का मान कितना था? IR1 प्लस IR2 प्लस क्या था? IR3 था। सही बात है क्या? अब ओम के नियम से ध्यान देंगे, ओम के नियम ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या है विद्यार्थियों? देखो ध्यान देंगे, ओम का नियम है V बराबर क्या होता है? IR होता है। V बराबर क्या होता है? IR। तो चूंकि हम यहाँ पे लिख देंगे V की जगह क्या रख सकते हैं? IR। क्या रख सकते हो? IR इसकी जगह भी। और ये क्या हो जाएगा? I कॉमन ले लेंगे, इसमें I कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, ये कॉमन आ जाएगा। अब I से I क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या आ जाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। श्रेणी क्रम संयोजन का क्या आ जाएगा? तुल्य प्रतिरोध। तो इसको लिख सकते हो आप तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं इसको। क्या बोलोगे? तुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम संयोजन का, समांतर क्रम संयोजन का दूसरा आता है। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन का क्या आ जाता है विद्यार्थियों? तुल्य प्रतिरोध आ जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन का क्या आ जाएगा? तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। यानी कि आपा श्रेणी क्रम संयोजन में अगर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना ला, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करवा के लिए तीनों तारा को योग के बराबर हो जाए ना। तो संयोजन का कुल प्रतिरोध R1 R2 के योग के बराबर होगा श्रेणी क्रम संयोजन में ना। तो ये याद रखेंगे थोड़ा सा। इस प्रकार देखो ये तुल्य प्रतिरोध आएगा तो नीचे लिखेंगे इस प्रकार हम नीचे लिखेंगे इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि
कि जब बहुत से प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो संयोजन का कुल प्रतिरोध, कुल का मतलब क्या हो गया, तुल्य, कुल प्रतिरोध। इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बहुत से प्रतिरोधक है ना, बहुत से प्रतिरोधक होते हैं, उनको प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो संयोजन का कुल प्रतिरोध उन सभी के प्रतिरोधों का योग होता है, उन सभी प्रतिरोधों का योग होता है। जितने तार लोगे उन सभी के प्रतिरोधों का योग कर दो तो उस परिपथ का कुल प्रतिरोध आ जाएगा, इस प्रकार है ना। तो ये आ जाएगा आपका। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब बहुत से प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो संयोजन का जो कुल प्रतिरोध है वो उन सभी प्रतिरोधों का क्या आ जाएगा, संयोजन यानी योग आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध, है ना। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन का क्या आ गया विद्यार्थियों, तुल्य प्रतिरोध आ गया है। एक बार आप इसे दोबारा देख लीजिए। तो ये देखो आपका क्या था, श्रेणी क्रम संयोजन था। श्रेणी क्रम संयोजन का परिपथ चित्र आपने बना दिया कि इसमें 3 चालक तार लेंगे, 3 चालक तारों का हमने प्रतिरोधक का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया है। तीनों तारों को R1 R2 R3 ये प्रतिरोध हो गया इसका, और V1 V2 V3 इसका प्रतिरोध विभवांतर हो गया नहीं इसके बीच में और सिरों के बीच में, और इसमें धारा एक समान I बह रही है। तो यहाँ से हमने देखा ऐसा संयोजन जिसमें पहले तार का जो दूसरा सिरा है वो दूसरे तार के पहले सिरे से और दूसरे तार का जो दूसरा सिरा वो तीसरे तार के पहले सिरे से जुड़ा रहता है, तो वो संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। बनावट में हमने ये चीज़ें लिखी है कि 3 चालक तार AB BC और CD लिए जिनका प्रतिरोध R1 R2 R3 है और इनके संगत उत्पन्न सिरों पर विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 है और परिपथ में धारा एक समान रहती है। तो ओम के नियम से हमने देखा कि प्रतिरोध जो R1 का सिरा है उस पर विभवांतर कितना उत्पन्न हो रहा है, V1। अब ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो R1 है तो R1 लगा देंगे, R2 है तो R2 और R3 है तो R3। इस प्रकार V1 V2 V3 के मान निकाल लिए। और यदि हमने लिखा कि बैटरी का कुल विभवांतर कितना हो, V हो, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 V2 V3 हो जाएगा। तो हमने V1 V2 V3 के सभी के मान रखे और यहाँ से I कॉमन लिया, तो I से I कैंसिल किया, तो R बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या कहलाएगा, इसका तुल्य प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से इसका क्या ज्ञात कर सकते हो आप, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या था आपका श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध था। किसका था विद्यार्थियों, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध था। इसके बाद में हम समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध देखेंगे और फिर इसके बाद में हम इनके क्या देखेंगे, एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे। तो अब आगे लिखेंगे हम श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, है ना। श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया, तो अब लिखा लेंगे अब पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे। तो आगे हेडिंग लगाएंगे जो दूसरा था आपका पार्श्व, या इसको क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन। देखो इसको समझेंगे, पार्श्व यानी समांतर क्रम संयोजन को, इसमें इसका पहले डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। इसमें वैसे ही 3 चालक तार लेंगे, डायग्राम बनाएंगे, फिर इसके बाद में पहले परिभाषा लिखेंगे फिर डायग्राम बनाएंगे ना। पहले मैं डायग्राम से परिभाषा समझाऊंगा आपको, पहले परिभाषा लिखनी है, लेकिन पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ। तो डायग्राम बाद में बनाना, जैसे श्रेणी क्रम संयोजन बनाया था ना, तो पहले मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ। मैं 3 चालक तार लेंगे, जैसे हमने 3 चालक तार लिए हैं, ये 3 चालक तार आपने लिए हैं। ठीक है विद्यार्थियों, 3 चालक, अब तीनों चालक तारों को आपको क्या करना है, एक सिरे से जोड़ देना है। तीनों चालक तारों को क्या करना है, एक सिरे से जोड़ देना आपको। जैसे हमने इसको
इस सिरे से जोड़ दिया और इनको भी ऐसे एक सिरा से आपने जोड़ेंगे। तीनों को इस सिरे से जोड़ दिया, इसको भी इस सिरे से जोड़ दिया है। आगे इसको पूरे को क्या करेंगे, एक प्रीपस से जोड़ देंगे, एक बैटरी से जोड़ेंगे। इसमें आपको एक तो यहाँ पे बैटरी लेनी है, यहाँ पे आपको कुंजी, और यहाँ पे एक एमीटर भी लगाना है आपको, जो विद्युत धारा को क्या करेगा, मापेगा ना। अब ध्यान देंगे विद्यार्थियों, ये इसका तुल्य परिपथ चित्र हो गया है। अब ध्यान देंगे यहाँ से धारा जाएगी प्लस माइनस, तो धारा ऊपर की ओर जाएगी। अब धारा ऊपर की ओर जाती है यहाँ से, लेकिन धारा यहाँ पे जाके बटेगी, 3 भागों में बटेगी। अलग अलग तार हैं, देखो एक सिद्ध में नहीं है, श्रेणी क्रम से इसमें एक सिद्ध में थे तो सभी की धाराएं समान थी। यहाँ पे धारा अलग अलग बटेगी, तो धारा यहाँ से जाके देखो इसकी तो कौन सी हो जाती है, I1, इसको धारा मिलती है I2, और इसको धारा मिलेगी कौन सी, I3। ऐसे धारा नहीं जाएगी, ऐसे बाहर निकलती जाएगी धारा, ऐसे बाहर निकल जाएगी, ऐसे आ जाएगी आपकी नीचे की तरफ धारा आ जाएगी। ठीक है कि विद्यार्थियों, ये धारा आ जाएगी आपकी यहाँ पे, ये प्लस माइनस, ये आपकी कुंजी है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो तीनों चालक तार हैं। अब तीनों चालक तारों का जो प्रतिरोध है, तो ये पार्श्व यानी समांतर क्रम संयोजन चल रहा था हमारा, जिसका परिपथ चित्र हमने बना लिया है। देखो इसमें पहला तार है, इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा। दूसरे तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R2, और ये R3 इसका प्रतिरोध हो जाएगा। और इन तीनों चालक तारों को एक बैटरी V वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं, तो इनका विभवांतर कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, ये विभवांतर हो जाएगा इनका। ठीक है, आप देखो इसकी परिभाषा देखते हैं, ये विभवांतर हो जाएगा। ये जैसे कोई सिरा A है और ये कौन सा है, जैसे B सिरा है, तो देखो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसा संयोजन जिसमें तीनों चालक तार, जितने चालक तार लिए हैं, 2 लिए हैं, 3 लिए हैं, 4 लिए हैं, जितने भी चालक तार लिए हैं, उन सभी का पहला जो सिरा है, एक सिरा यानी एक बिंदु A से, और दूसरा जो सिरा है वो दूसरे बिंदु B से जुड़ा रहता है। तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। कौन सा संयोजन कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। यानी कि ऐसा संयोजन जिसमें तीनों चालक तार का पहला सिरा एक बिंदु A से तथा दूसरा सिरा एक बिंदु यानी एक अन्य बिंदु B से जुड़ा रहता है, तो ऐसा संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो परिभाषा लिखेंगे पहले, तो इसकी देखो परिभाषा लिखेंगे, लिखो ऐसा संयोजन जिसमें तीनों चालक तारों का पहला सिरा एक बिंदु A से तथा दूसरा सिरा एक अन्य बिंदु दूसरा सिरा एक अन्य बिंदु B से जुड़ा रहता है, तो उसे पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई है। अब आप ये परिपथ चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये परिपथ चित्र इसका बना देंगे, समांतर क्रम संयोजन का परिपथ चित्र आप बना देंगे। ठीक है, तो ये परिपथ चित्र हमने बना दिया है। आप इसकी बनावट लिखेंगे भाई, इसमें देखो क्या है, तो जैसे श्रेणी क्रम संयोजन की लिखी थी ना बनावट, उसके बाद में इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो पहले तो इसकी बनावट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बनावट लिखते हैं। देखो बनावट में लिखेंगे, बनावट में आप क्या लिखेंगे कि चित्रानुसार
परिपथ में तीन चालक तार समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं जिनका प्रतिरोध R1 R2 व R3 है। जिनका प्रतिरोध कितना है? R1 R2 व R3 है तथा इनके सिरों पर इनमें ऐसे लिखो तथा इनमें प्रवाहित धारा क्रमशः देखो धारा का मान इसमें क्या होता है? अलग अलग होता है। तो I1 I2 व I3 है, इनमें प्रवाहित जो धारा है वो क्रमशः I1 I2 व I3 है तथा इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर इसमें क्या है? समान है तीनों तारों का। विभवांतर क्या लिखा आपने? विभवांतर एक समान V होगा। ठीक है, तो ये बनावट में लिख देंगे। पहले आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, फिर आप इसका परिपथ चित्र बनाएंगे, फिर इसकी बनावट लिख देंगे। ठीक है, तो ये लिख देंगे आप ना। तीन चालक तार लिए जिनको श्रेणी क्रम से समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा है, जिनका प्रतिरोध R1 R2 R3 है और इनमें प्रवाहित धारा क्रम से I1 I2 I3 है और इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर एक समान V है। ठीक है, आप देखो इसका क्या ज्ञात करेंगे? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे विद्यार्थी? इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं ना। समांतर क्रम संयोजन का क्या ज्ञात करेंगे? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। देखो किस प्रकार से इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे? ओम के नियम से ना, जैसे हमने श्रेणी क्रम संयोजन में देखा था ना, ओम के नियम से देखो, जैसे हमने लिखा था, ध्यान देंगे विद्यार्थियों। चालक तार कौन सा है? अब की बार हमारे पास R1 है, R2 है, R3, तीन चालक तार हैं। जैसे हम पहले लिखेंगे, पहले तार जो R1 है, पहला तार कौन सा है? R1 वाला। प्रतिरोध कितना है उसका? R1 है। उसके सिरों पर जो प्रवाहित धारा है वो कितनी है? I1। तो लिखेंगे कि प्रतिरोध R1 R1 में प्रवाहित, ऐसे लिख लिया, R1 के सिरों में प्रवाहित प्रतिरोध R1 वाले चालक तार में प्रवाहित धारा तो देखो क्या लिखा? प्रतिरोध R1 वाले चालक तार में प्रवाहित धारा कितनी है भाई? I1 है। क्या है? I1। हमने ये लिखा, देखो परिपथ चित्र में देखेंगे कितनी धारा जा रही है। देखो चालक तार R1 में I1 जा रही है, तो ओम के नियम से I बराबर क्या हो जाएगा? V/R होगा। क्या होगा? V/R। अब देखो R कौन सा है? 1 वाला, तो 1 वाला ले लेंगे और V तो समान है, V तो क्या है? एक समान है, तो समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे? प्रतिरोध R2 वाले चालक तार में प्रवाहित धारा। अब ध्यान देंगे विद्यार्थियों, प्रतिरोध R1
जो सिरा है R2 है उसमें धारा कितनी जा रही है I2, तो ये कितनी हो जाएगी V/R2 हो जाएगी, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा ये। ठीक है, इसी प्रकार हम कौन सा देखेंगे, प्रतिरोध R3 वाले चालक तार में प्रवाहित धारा देखेंगे तो धारा कितनी है, इसमें प्रवाहित धारा I3 है और I3 का मान कितना हो जाएगा V/R3 हो जाएगा, तो ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे जैसे हमने वहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन में देखा था, यदि परिपथ का कुल जो विभवांतर था वो भी था। अब ये बोले कि अगर विभवांतर जो चालक तार है परिपथ है उसमें अगर बहने वाली कुल धारा कितनी हो I, तो अब लिखेंगे अतः यदि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा कितनी हो, कुल धारा I है, कुल धारा कितनी है I है। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा कुल कितनी है I है, तो ध्यान देंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि ये I तो 3 भागों में बटी है। आप परिपथ में देखेंगे, देखो ये I जा रही है, यहाँ से I जा रही है, ये देखो I नीचे, तो ये 3 भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में बढ़ती है, 3 भागों में। तो I1 इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब वही विधि है समीकरण 4 में आप I1 I2 I3 के मान समीकरण 1 2 3 से रख देंगे। रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 4 में I1 I2 व I3 के मान, समीकरण 4 में I1 I2 व I3 के मान समीकरण 1 2 व 3 से रखने पर रखें। देखो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, I बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब चूंकि आपको पता है कि I बराबर भी क्या होता है, V/R होता है कि नहीं होता, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। आप लिख देंगे चूंकि I बराबर क्या हो जाएगा, V/R होता है तो यहाँ से आपने रख दिया, तो यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से देखो इसमें आप V कॉमन लेंगे, क्या लेंगे विद्यार्थियों, V कॉमन। आगे देखो आगे किस प्रकार से हल होगा, ये आपने लिखा V/R। अब इसमें क्या ले लेंगे, V कॉमन लेंगे, तो V कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये बन जाएगा। और आप यहाँ से V से V कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये इसका क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा समांतर क्रम संयोजन का। समांतर क्रम संयोजन में क्या आ जाएगा, ये तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं इसको ना, तो ये समांतर क्रम संयोजन का आ जाएगा तुल्य प्रतिरोध। तो समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ये बात समझ में आ गई। और कितना होता है इसका सूत्र है, ये आगे है, श्रेणी क्रम में भी हमने ज्ञात कर लिया था और समांतर क्रम में भी हमने ज्ञात कर लिया है ना। तो इस प्रकार हमने एक चीज़ लिखी थी, जैसे निष्कर्ष निकाला था, तो इसका निष्कर्ष क्या निकालेंगे, तो लिखेंगे इसमें इस प्रकार, नीचे लिखेंगे इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस प्रकार हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पार्श्व क्रम
पार्श्वक्रम से संयोजित प्रतिरोधों जो पार्श्व है ना, रोधों के समूह के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम का मतलब उल्टा ना, व्युत्क्रम प्रतिरोधों पृथक यानी व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। आ रही बात समझ में? तो ये याद रखेंगे आप इस चीज़ों को कि पार्श्व क्रम में अगर तुल्य प्रतिरोध होता है ना, तो सभी तारों का जो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम है वो सभी तारों के अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के क्या होता है, योग के बराबर होता है। इसे हम कहते हैं तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन का। समांतर क्रम संयोजन का ये क्या आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। अब यहाँ से दो बातें आप नोट करेंगे। क्या बात करेंगे? दो बातें नोट करेंगे। देखो पहली बात तो आपको क्या नोट करनी है इसकी, पहली बात अधिकतम प्रतिरोध तो किसका आता है, श्रेणी क्रम संयोजन का, और न्यूनतम प्रतिरोध किसका आएगा, समांतर क्रम संयोजन का आएगा। तो अधिकतम प्रतिरोध के लिए आप ये लिखेंगे, अधिकतम प्रतिरोध के लिए, अधिकतम प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम संयोजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अधिकतम प्रतिरोध के लिए किसका उपयोग किया जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग किया जाता है। और न्यूनतम प्रतिरोध के लिए, समांतर क्रम संयोजन यानी पार्श्व जो होता है, समांतर क्रम संयोजन का प्रयोग किया जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। अधिकतम प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम संयोजन का प्रयोग किया जाता है और न्यूनतम प्रतिरोध के लिए समांतर क्रम संयोजन का प्रयोग किया जाता है। तो यह आपका क्या था विद्यार्थियों, श्रेणी क्रम संयोजन था। क्या था, समांतर क्रम संयोजन था। तो ऐसा संयोजन जिसमें तीनों चालक तारों का पहला सिरा है ना एक बिंदु ए से और तथा दूसरा सिरा एक अन्य बिंदु बी से जुड़ा रहता है, तो उसे पार्श्व यानी ये समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसकी बनावट क्या है, इसमें प्रतिरोध होते हैं, उनका जो धारा होती है तो वो तो अलग अलग होती है, और इसमें जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, एक समान होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है विद्यार्थियों, श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है उसमें धारा तो एक समान होती है, जबकि विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसकी। तो ये कौन सा संयोजन हो जाएगा आपका, समांतर क्रम संयोजन हो जाएगा। कौन सा संयोजन हो जाएगा, समांतर क्रम संयोजन हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये सब चीज़ें आपको मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी। आप अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन को और समांतर क्रम संयोजन को कर सकते हो क्या, कोई दिक्कत नहीं इसमें समझने में। समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है ना, आप ध्यान रखेंगे। आगे अगर आपको ये पूछ ले कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में अंतर बताइए, तो आप कैसे बताएंगे, तो ध्यान देंगे।
क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में क्या लिखना है आपको? अंतर लिखना है। दूसरा कौन सा है? समांतर क्रम संयोजन, क्रम संयोजन। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन का और समांतर क्रम संयोजन के क्या है, देखो ध्यान देंगे, अंतर देखेंगे। पहला अंतर तो क्या है? श्रेणी जो क्रम संयोजन होता है विद्यार्थियों, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, ध्यान देंगे। इसके अंदर क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन में धारा क्या होती है? एक समान होती है। धारा क्या होती है? एक समान। सभी चालक तारों की धारा या परिपथ में कुल धारा एक समान रहती है ना। तो आप लिखेंगे, इसमें आप लिख देंगे सभी चालक तारों में प्रवाहित धारा एक समान होती है। सभी चालकों तारों यानी चालक तारों ना, ऐसे लिखेंगे, सभी चालक तारों में प्रवाहित धारा एक समान होती है। धारा क्या होती है? इसमें एक समान होती है। सभी चालक तारों में प्रवाहित धारा क्या होती है? एक समान होती है। समांतर क्रम संयोजन में धारा क्या होती है विद्यार्थियों? अलग अलग होती है। तो आप लिख देंगे सभी चालक तारों में प्रवाहित धारा अलग अलग होती है। धारा क्या होती है? अलग अलग होती है। पहला अंतर हो गया। तो श्रेणी क्रम संयोजन में सभी तारों में प्रवाहित धारा एक समान होती है और सभी चालक तारों में प्रवाहित धारा अलग अलग होती है, समांतर क्रम संयोजन। दूसरा अंतर देखेंगे, सभी जो चालक तार हैं उसका जो विभवांतर है वो क्या होता है? इसमें विभवांतर अलग अलग होगा। विभवांतर क्या होगा? अलग अलग होगा। और इसमें विभवांतर क्या होगा? समान होगा। तो आप लिख देंगे इसमें सभी चालक तारों के सिरों पर विभवांतर अलग अलग इसमें सभी चालक तारों के सिरों पर विभवांतर अलग अलग प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें विभवांतर क्या होगा? अलग अलग प्राप्त होगा। इसमें क्या होगा? विभवांतर एक समान होगा। इसमें सभी चालक तारों के सिरों पर विभवांतर एक समान प्राप्त होता है। तीसरा है कि इसमें जो प्रतिरोध प्राप्त होता है वो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होता है, इसमें न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इसमें तो क्या होगा? अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा और इसमें न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है ना। तो अधिकतम प्रतिरोध के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? श्रेणी क्रम संयोजन का। और न्यूनतम प्रतिरोध के लिए समांतर क्रम संयोजन का। तो इसमें लिखेंगे इसे अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, तो इसे अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसे क्या किया जाता है विद्यार्थियों, न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, है ना। तो इसे न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 3 अंतर हो गए। चौथा अंतर भी हो सकता है इसमें, कौन सा, कि इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होता है विद्यार्थियों, इसका तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे डैश 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 क्या चलता जाएगा, प्लस Rn n तक चलता जाएगा ना। ठीक है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध ये हो जाएगा। आराम से इसको साफ लिख सकते हो, देखो कैसे, आराम से इसको लिख देते हैं। देखो क्या हो जाएगा इसका, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 चलता जाएगा, जितने भी चालक तार लोगे प्लस Rn अनंत तक चलता जाएगा ना। इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा, देखो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इसका तुल्य प्रतिरोध देखो 1/R लिया था ना हमने, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 और प्लस 1/Rn, यानी इसका n तक चलता जाएगा। तो ये 4 अंतर क्या हो जाएंगे आपके श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में क्या हो जाएंगे, अंतर हो जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में भी क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो इस पार्ट में इतना काफ़ी है, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है ना। तो आज इस पार्ट में हमने देखो कौन सा प्रतिरोधों का संयोजन देखा है, केवल मात्र प्रतिरोधों का संयोजन देखा, कौन कौन सा, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हैं। तो दोबारा से डिटेल में देख लेते हैं, इन दोनों की बात कर लें। तो देखो कौन कौन से थे। देखो विद्यार्थियों, एक तो हमने देखा इसमें पार्ट में प्रतिरोधों का संयोजन देखा है। क्या देखा है, प्रतिरोधों का संयोजन देखा है। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो क्या कहलाता है, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधी तारों को जोड़कर उसका तुल्य यानी कुल प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। और प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन, एक पार्श्व क्रम संयोजन। दोनों की हमने चर्चा की है, यहाँ पे आगे चर्चा की है दोनों की। देखो श्रेणी क्रम संयोजन होता है वो क्या कहलाता है, कि ऐसा संयोजन जिसमें पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से और दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे तार के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। तो उस श्रेणी को क्या उसे क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। अब श्रेणी क्रम संयोजन का देखो, ये आपने परिपथ चित्र बनाया है, ये इसका परिपथ चित्र होता है। इसमें क्या होता है, विभवांतर तो अलग अलग होता है और धारा क्या होती है, एक समान होती है। तो इसकी बनावट में यही लिखा है कि चित्र के अनुसार विद्युत परिपथ में 3 चालक तार लिए, AB, BC और CD। ठीक है, जिनका प्रतिरोध कितना है, R1, R2, R3 है, तथा जिनके संगत इनके सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर है वह क्रमशः कितना है, V1, V2, V3 है। और विद्युत परिपथ में एक समान धारा I प्रवाहित होती है। अब हमने देखा कि प्रतिरोध जो R1 है उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना है, V1 है। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1। I तो समान है, R कौन सा है, फर्स्ट है, तो IR हो जाएगा, क्योंकि ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो V बराबर IR लगा दिया हमने, समझ में आ रही बात है ना। तो इसी प्रकार प्रतिरोध R2 के सिरों पर क्या हो जाएगा, V2 बराबर IR2 हो जाएगा। इसी प्रकार V3 बराबर क्या हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। हमने लिखा यदि बैटरी का कुल विभवांतर V है तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। अब समीकरण 4 में V1, V2, V3 के मान रखे तो हमारे को ये प्राप्त हो जाएगा। ओम के नियम से क्या है, V बराबर IR होता है। तो V बराबर हमने लिखा IR, तो IR बराबर ये लिख दिया, I इसमें कॉमन लिया, I से I निकाला, तो R बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको कहते हैं तुल्य प्रतिरोध, ये इसका तुल्य प्रतिरोध होता है। इस प्रकार हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब बहुत से सारे प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इनका जो कुल प्रतिरोध आएगा वो सभी तारों के प्रतिरोधों का क्या होगा, योग के बराबर होगा। इसके बाद हमने समांतर क्रम संयोजन देखा। तो ऐसा संयोजन जिसमें 3 चालक तारों का
कितने भी जो चालक तार हैं उनका पहला सिरा एक बिंदु से ए से और दूसरा जो सिरा है वो अन्य बिंदु बी से जुड़ा रहता है, तो इसको पार्श्व संयोजन कहते हैं। ठीक है, बनावट में ये भी लिखा 3 चालक तार लिए हमने क्रमशः ना, और इनका जो प्रतिरोध R1 R2 R3 है और इनमें प्रवाहित धारा I1 I2 I0 धारा अलग अलग है इसमें, और सिरों पर उत्पन्न विभवांतर एक समान V होगा इसमें ना। अब ओम के नियम से ये देखा कि R1 के सिरों पर जो धारा बह रही है वो कितनी है, I1। ओम के नियम से देखो I बराबर क्या होता है, V बटा R, 1 है तो R1 लगा दिया, I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R2, I3 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R3 हो जाएगा। तो I कुल धारा है इसमें, तो I कुल धारा है तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। समीकरण 4 में 1 2 3 के मान रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएंगे। यहाँ पे V कॉमन लेंगे हम, V कॉमन लेंगे तो देखो I बराबर V बटा R लिख दिया हमने, तो यहाँ से V कैंसिल होगा तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये तुल्य प्रतिरोध होता है समांतर क्रम संयोजन का। इस प्रकार हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पार्श्व जो क्रम संयोजन होता है इसमें प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसका जो व्युत्क्रम होता है उल्टा, देखो इसका भी तो उल्टा हुआ है ना, तो इसका उल्टा क्या होगा, सभी तारों के प्रतिरोधों का उल्टे के योग के बराबर हो जाएगा। अधिकतम प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम संयोजन का प्रयोग और न्यूनतम के लिए समांतर क्रम संयोजन का प्रयोग करते हैं। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अंतर लिखा कि सभी चालक तारों में प्रवाहित धारा एक समान होती है और इसमें धारा क्या होती है, अलग अलग होती है। श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर अलग अलग होता है तो इसमें विभवांतर क्या होगा, एक समान होगा। अधिकतम प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग किया जाता है और न्यूनतम प्रतिरोध के लिए किसका उपयोग किया जाता है, समांतर क्रम संयोजन का उपयोग किया जाता है। इसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, और इसका क्या हो जाएगा 1/R बराबर 1/R2 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे डैश डैश चलता जाएगा। तो ये क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, समांतर क्रम। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन समांतर क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध के सूत्र आपको याद रखने हैं। ये सूत्र जब आपको याद रहेंगे तो अभी इनसे संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं वो न्यूमेरिकल देखो उदाहरण आपको आगे दे रखे हैं ना, इसके न्यूमेरिकल आपको दे रखे हैं। ये न्यूमेरिकल हम आगे अगले पार्ट में करेंगे ना, अगले पार्ट में न्यूमेरिकल करेंगे, फिर और भी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हम देखेंगे ना। तब तक के लिए धन्यवाद विद्यार्थियों, आज इस पार्ट में इतना ही काफ़ी है। ठीक है, धन्यवाद विद्यार्थियों।